जवाब मिलेगा। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वेरी गुड इवनिंग। चलो जी, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट या कहें जुडिशरी इन इंडिया। पहले तो समझते हैं इस चीज को कि भारत वो देश है जहां कभी सारी की सारी पावर एक ही हाथ में होती थी, द किंग। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, all the powers were in one hand and that was the king, राजा, क्राउन। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बदला और फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू की जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, वो भारत क्या पूरी दुनिया में हर जगह इंप्लीमेंट होने लगी। लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग। ठीक है जी। तो ऐसा क्यों है? ताकि वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कीप्स एन आई, कीप्स अ वॉच, कीप्स अ चेक ऑन द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के वर्किंग को देखेगा, जुडिशरी वर्किंग चेक करेगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की, और इस तरह से अन्याय नहीं होगा, आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर नहीं होगा। क्लियर? और आगे चलते हैं। जो भारत देश में जो जुडिशियल सेटअप है वो बहुत हद तक कहां से लिया गया? देखिए, ब्रिटिशर्स का राज था यहां, तो उनके समय में ही यहां सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो गई थी। कब इस्टेब्लिश हुई? एपेक्स कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कब हुई? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में इसका प्रावधान दिया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 70 और इस्टेब्लिश हुई थी 1774 में फोर्ट विलियम्स में। फिर इसका काम करने का तरीका धीरे धीरे बदलता गया, नंबर ऑफ जजेस बढ़ते गए। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी काफी चेंजेस आए। ठीक है। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि जब भारत देश आजाद हुआ और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखा, तब हमने प्रेजेंट डे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की और वो इस्टेब्लिश हुई। ठीक है। तो कब इस्टेब्लिश हुई? कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अभी हम उसके ऊपर भी चलेंगे कि 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी। क्लियर? अब कैसे कैसे चेंजेस आए मैं वो आपको बताऊंगा, और सबसे मेन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। हमारे यहां पर इंटेग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है। मैं यहां दिखा भी सकता हूं आपको, आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। हाँ, ये देखिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? इंटेग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में वहां पर दो सेट ऑफ कोर्ट्स है। ठीक है। फेडरल लॉज की इंप्लीमेंटेशन के लिए फेडरल जुडिशरी है और स्टेट लॉज के लिए स्टेट जुडिशरी है। हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट है और उस एक सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो है बाकी सब कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे और बाकी लोकल कोर्ट्स। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटेग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं है, पर हमारे यहाँ फ्रॉम टॉप सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, Supreme Court at the top, High Courts below it, and under the High Court, ठीक है, स्टेट लेवल पर there is again a hierarchy कि उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे है लोअर कोर्ट्स। क्लियर? तो इस तरह से हमारे यहाँ इंटेग्रेटेड जुडिशरी है। और आगे चलते हैं। ये जो सिस्टम इस्टेब्लिश हमारे यहाँ हुआ, ये कहाँ से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये सिस्टम हमारे यहाँ आया है। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। अब यही सेटअप हमारा सेंट्रल लॉज को भी इंप्लीमेंट कर रहा है और स्टेट लॉज को भी, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जो फेडरल लॉज हैं, ठीक है, उनकी एनफोर्समेंट कौन करेगा? फेडरल जुडिशरी। और जबकि स्टेट लॉज जो हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन वहां कौन करेगा? स्टेट जुडिशरी। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो यूएसए में डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स लगता है, हमारे यहां पर एक सिस्टम है। ठीक है। इंडियन सिस्टम इज बेटर सिस्टम। ठीक है जी। तो इंडिया हालांकि वर्किंग में बहुत हद तक फेडरल है, पर हम ट्रूली फेडरल नहीं है। इसीलिए प्रोफेसर केसी वियर
ऑफ यूएसए क्या कहते हैं? इंडिया इज क्वासाई फेडरल। वर्ड क्वासाई का मतलब भी आपको बता देता हूं। वर्ड क्वासाई का मतलब होता है एज इफ इट वर। ओके, तो हमारे यहां क्या है? यूनिफाइड जुडिशरी, ठीक है, एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आगे चलते हैं। अब कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हमें साथ साथ कवर करने चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन कब हुई? याद रहे, जो भारत का पहला रिपब्लिक डे था उसके 2 दिन बाद, यानी कि याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, जनवरी 28 जनवरी 1950, 28 Jan 1950 सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो इससे पहले अंग्रेजों के समय यहां पर सुप्रीम कोर्ट थी, क्या हमारी जो नई सुप्रीम कोर्ट हमने बनाई है वो उसने रिप्लेस तो कर दिया पुराने वाली को, और जो पुराने वाली उसे हम कहेंगे उसकी प्रीडिसेसर थी। तो ये जो नई सुप्रीम कोर्ट जो हमने बनाई, इसकी जुरिस्डिक्शन सेम है या उससे वाइडर है? जो सुप्रीम कोर्ट 1950 से पहले भारत में हुआ करती थी, जिसको कि नई सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया, क्या उसकी जुरिस्डिक्शन सेम थी, उससे कम थी या उससे ज्यादा थी? आंसर है उसकी जुरिस्डिक्शन उससे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अपील तब प्रिवी काउंसिल में सुनी जा सकती थी, जो कि कहां थी? इंग्लैंड में। यानी कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में केस कर सकते थे। क्लियर? और प्रिवी काउंसिल खत्म हो गई, हम सॉवरन हो गए, अब हम पर कोई और राज नहीं करेगा। तो द सुप्रीम कोर्ट, जो आज की सुप्रीम कोर्ट है, इट रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, ठीक है, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। इस कारण से हमारे वाली जो अब सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो पुराने वाली सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। और आगे चलते हैं। अब संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो इसकी बात करते हैं? संविधान के वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 124 से 147, और ये कहां दिए गए हैं? पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिए गए हैं। और ये इन सब चीजों की बात करेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, सुप्रीम जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स एंड ऑल। अब हम आगे चलते हैं। इन सब चीजों में अगर कोई चेंज करना है लॉ में, तो कौन कर सकता है? केवल पार्लियामेंट कर सकती है। और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके सामने जो टॉपिक आ रहा है वो है कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, लेट्स स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितने जज हैं? सुप्रीम कोर्ट में इस समय 34 जजेस हैं, ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और उसके साथ 33 अदर जजेस हैं। ब्रदर जजेस या पुइन जजेस वर्ड्स यूज किया जाता है, ठीक है जी। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था कि ये नंबर इस तरह से बढ़ेगा। जहां पहले कभी ओरिजिनली बहुत कम होते थे, धीरे धीरे नंबर बढ़ता गया। जब पहली जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताएं अगर हम, तो वो केवल 8 थी, यानी कि एक था चीफ जस्टिस और उसके साथ होते थे उसके 7 जजेस। फिर ये 8 जजेस को बढ़ाकर धीरे धीरे हर साल बढ़ाते गए। काफी समय 26 चला, फिर 31 जजेस हुए, और अब एट प्रेजेंट 34 जजेस आर देयर, ठीक है। कब कब कैसे कैसे बढ़े ये नोट्स हमने आपको अवेलेबल पहले ही करवा दिए हैं। ओके, आप ये देख भी सकते हैं यहाँ। अब आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये बहुत ही एक गरमाया हुआ मुद्दा है। जो बीजेपी की मोदी सरकार थी उसने भी इसके ऊपर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की थी। अभी मैं ये कहानी आपको अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। समझिए, जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उन सब की अपॉइंटमेंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट।
हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट भी करेगा प्रेसिडेंट। याद रहे, यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहीं गवर्नर तो नहीं करता है, और कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और आगे चलते हैं हम। ठीक है, चीफ जस्टिस जो है वो भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अब ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो गया, क्योंकि यहां पर देखिए वर्ड का यूज हुआ है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन वर्ड का मतलब आपको मुझे सबको पता है, सलाह मशवरा। अब सलाह ली जा रही है, ऑर्डर थोड़ा लिया जा रहा है। और हो सकता है जहां इतने जजेस है, किसी की सलाह कुछ हो, किसी की सलाह कुछ हो, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई और फिर देखना कैसे कंट्रोवर्सी पैदा होगी। आगे चलते हैं। और ये तो होगी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, फिर है बाकी के जजेस की अपॉइंटमेंट, यानी अदर जजेस वो कैसे अपॉइंट होंगे? वो भी अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस। देखो, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो जजों से कंसल्टेशन होगी जो कि प्रेसिडेंट ठीक समझेगा। हालांकि ये सब चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है। फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस। ठीक है, वो जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होंगे और जो कि प्रेसिडेंट ठीक समझेगा। ठीक है, अब ये कंसल्टेशन होना जो है कि चीफ जस्टिस से जो कंसल्टेशन होनी है इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, ये ऑब्लिगेटरी है, ये होगा ही होगा। हाँ देखो, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जब करनी है तब उन सुप्रीम कोर्ट, उन हाई कोर्ट जजेस को कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट जो उसको ठीक लगे। पर जब और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है अदर देन चीफ जस्टिस, तब चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन जरूर करेगा। समझ में आया? ये क्यों है? क्योंकि हम भारत में मेंटेन करना चाहते हैं क्या? हम भारत में मेंटेन करना चाहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भारत की न्यायपालिका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में, उनके चुंगल में नहीं होनी चाहिए। चले आगे। अब आगे चलते हैं। इसको लेकर कंट्रोवर्सी करवाई, भारत में गर्मा गर्म राजनीति होनी शुरू हुई, क्योंकि ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, यानी कि सलाह मशवरा, ये तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना वेग टर्म है, सलाह। ठीक है जी, अब समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द को डिफरेंटली इंटरप्रेट किया अपनी खुद की कई जजमेंट्स में। ठीक है, और सबसे पहला केस को हम बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। ये आया 1982 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर कंसल्टेशन वर्ड का मतलब कॉन्करेंस तो हरगिज नहीं है। समझो, कंसल्टेशन है सलाह, कॉन्करेंस यानी कि सबकी सर्वसम्मति, सारे उस पर एक बात पर एक मत हो जाएं। ठीक है, इसलिए कंसल्टेशन जरूरी है। कॉन्करेंस यानी एक मत होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और कंसल्टेशन का मतलब है केवल एक्सचेंज ऑफ व्यूज, कि सबके विचार जान लिए जाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारी पावर किसके हाथों में आ गई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में आ गई, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के हाथों में आ गई, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के हाथों में आ गई। ये तो जुडिशरी को अंडरमाइन कर दिया, यानी जुडिशरी अंडर द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हो गई, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट लेकर आती है सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस, अब समझो इसमें क्या हुआ। सेकंड जजेस केस, कोर्ट ने रिवर्स कर दिया अपने पुराने ऑर्डर को, और उन्होंने कंसल्टेशन वर्ड की इंटरप्रिटेशन को बदल दिया, और उन्होंने कहा कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस, यानी कि एक मत भी होना जरूरी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो एडवाइस स्टैंडर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बाइंडिंग है, बात तो माननी पड़ेगी। यानी प्रेसिडेंट का फैसला नहीं चलेगा जजों की अपॉइंटमेंट में, किसकी बात माननी होगी? चीफ जस्टिस की। क्लियर? जब भी सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करना है तो आपको बात माननी होगी किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना है तो चैट में पूछ सकता है। ठीक है जी, तो आपको चैट में क्वेश्चन पूछकर आप कोई भी सवाल कुछ समझ में ना आए तो मुझे रिपीट करने को भी बोल सकते हैं।
टेस्टिंग के लिए अभी मैं गुड इवनिंग का मैसेज उसमें डाल रहा हूँ चैट में, ठीक है जी, निशा जी डाल दीजिए। आगे चलते हैं। एडवाइस स्टैंड बाय चीफ ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। फिर आगे, बट चीफ जस्टिस, ये देखिए अब जो चीफ जस्टिस है उसकी सलाह जो है वो प्रेसिडेंट को माननी होगी, मगर चीफ जस्टिस भी अपने मन से सलाह नहीं देगा, वो दो जजों से कंसल्ट करने के बाद, दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही कोई सलाह देगा, किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर? पहले उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को सलाह लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ्रेंस होना कोई जरूरी नहीं है, और फिर उसके बाद दूसरी बात में कहा कि सिर्फ सलाह ही नहीं, कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, और सलाह और जो चीफ जस्टिस सलाह देगा प्रेसिडेंट को, वो भी दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बात करने के बाद देगा। अब इसको भी पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर आता है तीसरे नंबर का, जिसको हम थर्ड जजेस केस कहते हैं, और ये कब आया? 1998 में आया। थर्ड जजेस केस कब आया? 1998 में आया, और इन्होंने तो ऑल टुगेदर डिफरेंट ही बात कर दी, ठीक है, और सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। इसमें क्या हुआ? इसको हम कहते हैं, जो 1998 का केस है, री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998, री यानी रेफर्ड केस, ठीक है जी, री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998। ओके, अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सलाह मांगी थी, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और आगे चलते हैं अब हम, क्योंकि डाउट्स खत्म कर दे इसलिए ऐसा हुआ था, और आगे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने थर्ड जजेस केस में यानी 1998 में क्या कहा कि जो ये कंसल्टेशन प्रोसेस है बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें प्लूरैलिटी ऑफ जजेस होना जरूरी है, ठीक है, और सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आया कि सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस नहीं चलेगा, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस होना चाहिए, ठीक है जी। द सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंसल्टेशन प्रोसेस, और उसको दो नहीं 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करना होगा। ओके, 2 से 4 हो गया, आज भी यही सिस्टम चला आ रहा है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और जहां पर 2 जज कुछ और ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और 2 कुछ और दे रहे हैं, तो ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। देखो जी, 4 लोग यानी 4 दिमाग, चारों की अलग सोच। मान लो 4 जजेस से पूछा, 2 कुछ और बोल रहे हैं, 2 कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस वहां पे कास्टिंग वोट करके उस ओपिनियन को भेज देगा प्रेसिडेंट को, वो ओपिनियन नहीं जाएगा। समझ में आया? ओके। अब कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई चीफ जस्टिस इन नॉर्म्स की अनदेखी करते हुए, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई अपॉइंटमेंट करने की सलाह दे देगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड, ठीक है जी। तो विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई कंसल्टेशन ऐसी होती है तो वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। क्लियर? अब हम आ रहे हैं इसके आगे। अब आता है साल 2014, मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट नंबर 1, ठीक है जी। मोदी गवर्नमेंट के 2 जो 5 ईयर के फेजेस थे, उसमें पहला फेज स्टार्ट हुआ 2014 में, और 2019 तक मोदी सरकार का पहले 5 साल का एक अध्याय था। आते ही मोदी सरकार को लगा कि उसे नेपोटिज्म इन जुडिशरी को खत्म करना है। मैंने वर्ड यूज किया नेपोटिज्म, एन फॉर नागालैंड, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म को हम हिंदी में कहते हैं भाई भतीजावाद, ठीक है। बहुत पॉलिटिकल फिलोसफर्स ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हाईएस्ट लेवल का, रादर पूरी ही जुडिशरी में भारत में हाईएस्ट लेवल का नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, कि जब जजेस ने आगे सलाह देनी होती है प्रेसिडेंट को कि आप इसको जज बना लो, तो वो उसको सलाह देते हैं जो कि किसी जमाने में
उन्हीं सुप्रीम कोर्ट जजेस के जूनियर्स थे जब वो सुप्रीम कोर्ट जज एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करता था, या फिर वो उसका रिश्तेदार है, भाई भतीजे का बेटा कुछ है। समझ में आया? तो जजेस के बच्चे ही आगे जज बनते जा रहे थे। इसको रोकने के लिए मोदी सरकार लेकर आई 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, और जिसने कहा भारत में स्थापित होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है, एक एक्ट पास हुआ, एनजैक एक्ट ऑफ 2014, और उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम क्या है, जो वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसके ग्रुप को हम कहते हैं कॉलेजियम ऑफ जजेस। ठीक है जी, उन्हें कॉलेजियम जजेस को खत्म करो। ठीक है, और उन्होंने कहा जो चीफ जस्टिस सलाह लेगा वो कहां से लेगा, तो देखिए, रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विद अ न्यू बॉडी कॉल्ड एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। मगर ये बात पसंद नहीं आई सुप्रीम कोर्ट जजेस को। वो कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की आजादी जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इससे हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 केस, which is popularly known as fundamental rights case, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कहा हुआ है कि हरगिज भी the basic structure of constitution should not be destroyed। तो ये तो आप बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी खत्म कर रहे हो। तो उन्होंने इस एक्ट के पास होते ही स्टे लगा दी थी एनजैक की मीटिंग्स पर। एक भी मीटिंग एनजैक की हो ही नहीं पाई, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को और एनजैक को दोनों ही को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया, कि उनको खत्म ही कर दिया। ठीक है, इसलिए अब भारत में एनजैक नहीं है। ठीक है, और वही पुराने वाला जो कॉलेजियम सिस्टम था वही एक बार फिर से ऑपरेटिव हो गया। ठीक है जी, इसको हम 4th जजेस केस के रूप में जानते हैं। क्लियर? और आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ। देखिए, सदा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1950 से 1973 तक भारत में यही चला आ रहा है कि 1950 से 1973 तक भारत में यही चला आ रहा है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा वही ऑटोमेटिकली बन जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मगर ये इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन को वॉयलेट हुआ, इसकी वॉयलेशन हो गई 1973 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और जस्टिस ए एन रे को अपॉइंट कर दिया गया एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 सीनियर मोस्ट जजेस की अनदेखी करके। ये छोटी बात नहीं थी। देश के जो राजनीतिक और जो न्यायपालिका से जुड़े हुए जो गलियारे थे उसमें इसको बड़े हाईएस्ट लेवल पर क्रिटिसाइज किया गया, जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ इडियम अंडर अ क्लाउड। तो जस्टिस ए एन रे वाज अंडर अ क्लाउड एट द टाइम। जस्टिस जे एम शिलात, जस्टिस के एस हेगड़े, जस्टिस ए एन ग्रोवर, ये 3 ऐसे जजेस थे जो ज्यादा सीनियर थे ए एन रे से, मगर उनकी नादेखी करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए ए एन रे साहब को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिससे इन तीनों जजेस ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। ठीक है जी, ये भारत के हर अखबार की सुर्खियां थी उन दिनों में। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, समझिए। क्यों अनदेखी हुई उन 3 जजों की, इसके बारे में ज्यादातर पॉलिटिकल फिलोसफर ये कहते हैं कि केशवानंदा भारती केस में इन 3 जजेस ने जो है सरकार के खिलाफ जो जजमेंट देते हुए अपने पॉइंट्स दिए थे, उसकी वजह से नाराजगी निकालते हुए, ठीक है,
इनको इग्नोर करते हुए एन रे साहब को बना दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या ऐसा भारत में केवल एक ही बार हुआ? नहीं, 1977 में एक बार फिर यही हुआ। अब कौन थे? अब थे जस्टिस M.U. बेग, उनको भी चीफ जस्टिस बना दिया गया, ठीक है। और तब के सीनियर मोस्ट जज जो थे उनकी अनदेखी कर दी गई, और वो थे जस्टिस H.R. खन्ना। और फिर H.R. खन्ना जी ने भी क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही गेव अ डिसेंटिंग जजमेंट, ठीक है। उन्होंने भी ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में जो है डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। समझ में आया? और आगे चलते हैं। अब ये जो डिस्क्रिशन थी गवर्नमेंट की, किसी को भी बना देना सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, इसको कर्टेल में पहले ही बता चुका हूं कब कर दिया गया था, सेकंड जजेस केस में। और कहा गया था कि कॉन्करेंस भी होनी चाहिए, सिर्फ कंसल्टेशन से काम नहीं चलेगा, कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। और आगे चलते हैं, ठीक है। इन विच द सुप्रीम कोर्ट रूल द सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड। 1993 में कहा गया था कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही बनाया जाना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आगे चलते हैं हम। अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक पर, क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड सैलरीज। समझिए, क्वालिफिकेशन, सबसे पहली बात तो है वही आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है जो है सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, दूसरे पॉइंट में एक साथ, दूसरे पॉइंट में एक साथ कुछ पॉइंट्स है, और वो क्या पॉइंट्स है? वो 3 पॉइंट है। इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, इसलिए यहां पर और वर्ड का प्रयोग हुआ है। या तो A पॉइंट पूरा हो जाए, ठीक है, या फिर B पॉइंट पूरा हो जाए, ठीक है, या फिर C पॉइंट पूरा हो जाए। अब समझते हैं क्या पॉइंट है। पहला तो वो आदमी सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, प्लस या तो वो हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल के लिए, हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल, या फिर एडवोकेट रहा हो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स का, ठीक है, फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 साल, या फिर वो रहा हो डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट, ओके। और जस्टिस फेलिक्स फ्रैंक इन USA, ही बिकेम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट। क्लियर? हमारे भारत में जनरली ऐसा कुछ नहीं देखा गया। और आगे चलते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर हाई कोर्ट जजेस को या फिर अच्छे एडवोकेट्स को ही हम बनाते आए हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, ओके। और क्या कोई मिनिमम एज है? नहीं, देयर इज नो मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। चलिए आगे। अब हम चलते हैं ओथ पर। शपथ में क्या होता है, क्या कहा जाता है और कौन दिलाता है शपथ? पहली बात, हमेशा ही शपथ कौन दिलाएगा? या तो प्रेसिडेंट खुद, या सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर दिस पर्पस, ओके। या तो प्रेसिडेंट खुद दिलाएगा या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, ओके। अब शपथ में क्या देश को वादा करता है, अपनी सीट को वादा करता है एक सुप्रीम कोर्ट जज? अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। पहला, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में मैं आस्था रखूंगा। फिर सॉवरेंटी और भारत की सॉवरेंटी इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करूंगा, अपना काम ईमानदारी से करूंगा, मेरी जो बेस्ट एबिलिटी और नॉलेज और जजमेंट के हिसाब से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करूंगा, बिना किसी डर के, फियर के मैं ये काम अपने ड्यूटीज करूंगा, ना कोई फेवर करूंगा, ना ही अफेक्शन, ना ही इलविल। फेवर, किसी अपने को फेवर करना, अफेक्शन, ठीक है, किसी वही अपने को फेवर करना,
ज्यादा प्यार दिखाना, इल विल, किसी के खिलाफ खुदक निकालना। क्लियर? और आगे चलते हैं। सबसे मेन, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ इंडिया, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। अब आगे चलते हैं हम। सैलरी, सैलरी एक ऐसा पॉइंट है जिसके द्वारा भारत में हमने क्या किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन किया है। सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज की सैलरीज को बढ़ाया तो जा सकता है पर कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं ये, दे कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। समझिए इसका क्या मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की सैलरी है उसको बढ़ाया जा सकता है पर कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज बट इन वन सिचुएशन यस इट कैन बी, और वो सिचुएशन क्या है, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर? और आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो ये कंडीशन ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन, ये सब कौन डिटरमिन करेगा? डिटरमिन करेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम चेंज करता आया है, डिटरमिन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है जी, तो कौन डिटरमिन करेगा? पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी। पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी, क्या डिटरमिन करेगी? सैलरी, अलाउंसेस, ये सब कुछ, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन, इस तरह के सभी फायदों को लेकर वो बात है। फिर 2018 में चीफ जस्टिस की सैलरी को बढ़ाकर 1 लाख से 2.80 लाख पर मंथ कर दिया गया। द न्यू सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ये हो गई। और बाकी जजेस की सैलरी जो पहले 90,000 होती थी उसको बढ़ाकर 90,000 पर मंथ को बढ़ाकर 2.50 लाख पर मंथ कर दिया गया। क्लियर? चलें आगे और आगे चलते हैं। इसके अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सैंक्चुअरी अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है, घर भी मिलता है, बहुत फैसिलिटी, फ्री अकोमोडेशन मिलती है, रहने के लिए घर जो है, फिर मेडिकल फैसिलिटीज, कार, टेलीफोन, इस प्रकार के कई और एडवांटेज उन्हें मिलते हैं। अब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी क्या होगी? वो होगी आधी, 50% ऑफ द सैलरी ड्रॉन एज लास्ट सैलरी ड्रॉन एज मंथली पेंशन। जो उनकी आखिरी सैलरी होती है उसका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50%। हालांकि मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग चंडीगढ़, ठीक है, इस वाले एक रूल को क्रिटिसाइज करता हूं, क्योंकि अगर देश की महंगाई कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उस हिसाब से और ज्यादा बढ़नी चाहिए। ठीक है जी। डन। कमिंग, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ जी निशा जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जरा लिखिए गुड इवनिंग वगैरह कुछ यहाँ पर, क्योंकि मैं चैट में देख रहा हूँ किसी बच्चे अभी काफी देर से क्वेश्चन नहीं आया है। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट, अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ रहे हैं और अगला टॉपिक आपके सामने है टेन्योर एंड रिमूवल। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, टेन्योर एंड रिमूवल। मेरे पास यहाँ आने रहना ये चलिए स्टार्ट करते हैं टेन्योर के बारे में। टेन्योर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके टेन्योर को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। कहीं पर ये नहीं कहा कि 5 साल का टेन्योर है या कितने साल के लिए बनेगा, यानी टिल रिटायरमेंट एज वो काम करेंगे और वो दे होल्ड देयर ऑफिस। इसके लिए वर्ड्स या यूज होने चाहिए। कोई 3 प्रोविजन है जिससे देयर आर 3 प्रोविजंस विच कंट्रोल एंड रेगुलेट दी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू टेन्योर। और ये 3 प्रोविजंस कौन कौन से हैं? पहला, 65 इयर्स की उनकी रिटायरमेंट एज है, यानी एक सुप्रीम कोर्ट जज तब तक काम करेगा जब तक वो 65 इयर्स का ऑफ एज नहीं हो जाता। क्लियर? और उनकी उम्र क्या है? ठीक है, उनकी उम्र किस हिसाब से पता चलेगा क्या एज है उनकी?
तो वो पार्लियामेंट में बाय लॉ उस मैनर में उनकी एज डिटरमिन की जाएगी कि इनका डेट ऑफ बर्थ किसको सही माना जाए। पहले ऐसा होता था कि स्कूल के कागजों में डेट कुछ और है, ठीक है, और अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह के जो कागज बने थे उसमें डेट कुछ और है। तो कैसे डेट डिटरमिन होगी, ये कैसे डिसाइड होगा, ये बाय लॉ बाय पार्लियामेंट। क्लियर? और आगे करते हैं, क्या इससे पहले वो रिजाइन कर सकते हैं? यस, ही मे रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन किसको एड्रेस करेंगे रेजिग्नेशन? ये करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसमें पॉइंट क्लियर? किसको लिखेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे ये रेजिग्नेशन लेटर। फिर कैन दे बी रिमूव्ड? यस, दे कैन बी रिमूव्ड। कौन रिमूव करेगा? पार्लियामेंट में होगा, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिमूव करते हैं, ठीक है, इसके लिए इम्पीचमेंट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। क्लियर? Impeachment word is not used in Constitution of India as it is used in Article 61 for President of India. हम कहते हैं प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है अंडर आर्टिकल 61, जजेस का रिमूवल होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। मगर जजेस की इम्पीचमेंट होती है नहीं लिखा हुआ, तो क्या जजेस के रिमूवल को इम्पीचमेंट कहा जाएगा? Although the word impeachment is not used, but ये भी अंग्रेजी भाषा के हिसाब से इम्पीचमेंट ही है। क्यों? इम्पीचमेंट वर्ड का मतलब ये है जब रिमूवल का फैसला लेजिस्लेचर में वोटिंग के द्वारा लिया जाए तो हम उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। किसी को जब हम पार्लियामेंट के सामने खड़ा करते, लेजिस्लेचर के सामने खड़ा करते, लेजिस्लेचर डिसाइड करे कि इसको रिमूव करना है या नहीं, तो हम उसे क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझिए, एक सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि इजीली सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल नहीं हो सकता, और सिर्फ एक ग्राउंड है, वो सिर्फ एक ग्राउंड है उसको हटाने का, और वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है जी। अब कौन हटाएगा? ऑर्डर पर साइन कौन करेगा? यस, सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है अपने ऑफिस से बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। मगर प्रेसिडेंट ऐसे नहीं ऑर्डर देगा। प्रेसिडेंट भी जो रिमूवल का ऑर्डर इशू कर सकता है वो तब करेगा जब एड्रेस बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में पहले इसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। और एक ही सेशन में काम होना चाहिए कि पार्लियामेंट में इट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल, यानी कि उसी सेशन में जिसमें पास हो रहा है उसमें प्रेसिडेंट के पास में जा रहा है। एन इम्पीचमेंट मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ओके, आगे द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। अब कितनी परसेंट वोटिंग से हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को? स्पेशल मेजॉरिटी। पर स्पेशल मेजॉरिटी भी ऐसा एक एक्सप्रेशन है, ऐसा एक फ्रेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो कि अलग अलग जगह अलग अलग मतलब कैरी करता है। तो यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होगा? दो मेजॉरिटीज। कौन सी? वो है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस प्लस एक और वो है मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दो बातें आ गई। सबसे पहले तो ये वाली बात आ गई, ये देखो, ये बात क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि जैसे 545 की स्ट्रेंथ है लोकसभा की, 545 की स्ट्रेंथ है लोकसभा की, ओके। तो 545 का मिनिमम 50% से ज्यादा होना चाहिए। प्लस उस दिन मान लो हाउस में आया 500, तो उस दिन 500 का 2/3 निकाला जाएगा, ठीक है, और उससे ज्यादा होना चाहिए। इसमें पॉइंट क्लियर। और सिर्फ एक ही ग्राउंड, क्या ग्राउंड है? ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या है? उसको हम एक बोले दो बोल लो कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दो हो गए ना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जोड़ के हम बोलते हैं एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी। वैसे दो ही है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर देयर, तो 2 कर गया ना, 1 नहीं, ठीक है।
प्रूव मिसबिहेवियर, क्योंकि और वर्ड यूज हुआ है। क्लियर? अब सिर्फ इतना ही नहीं, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया और उसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, कि क्या प्रोसीजर होगा एक जज को, सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने का। ठीक है, और इस एक्ट का नाम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। क्लियर? और वो क्या कहता है, ये एक्ट क्या कहता है, पहले तो मैं बता दूं, आज तक भारत में सक्सेसफुली किसी, यानी कि आज तक भारत में कभी भी सुप्रीम कोर्ट जज को सक्सेसफुली रिमूव नहीं किया गया है। क्लियर? कोशिश एक बार हुई जरूर थी। जस्टिस वी रामास्वामी जो है वो चंडीगढ़ में रहते थे उस समय, ऑफ कोर्स, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। क्लियर? तब उनके कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए, कई ऐसी एक्ट्स उन्होंने किए जिसको लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। क्लियर? बाद में वो बन गए सुप्रीम कोर्ट जज, बाद में वो फाइल्स खुली और बाद में देखा गया कि हाँ उन्होंने प्रूव्ड मिसबिहेवियर किया है, उनको हटाया जाना चाहिए। कमेटी का गठन हुआ, ठीक है, सब कुछ हुआ, मगर और पाया गया, 3 मेंबर कमेटी बनती है इसमें, उसमें पाया गया कि उस बंदे ने प्रूव मिसबिहेवियर किया है, मगर सेंटर में सरकार बदल गई। कांग्रेस ने देश को एक नया प्रधानमंत्री दिया, जस्टिस पीवी नरसिम्हा राव, पामुलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव। Narasimha Rao was from Tamil Nadu and Justice V. Ramaswamy was also from Tamil Nadu, भाई कहानी बदल गई। कांग्रेस पार्टी एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, दोषी पाए जाने के बावजूद भी, ठीक है, वो बचकर निकल गए। उनकी एज 65 हो गई एंड विद ड्यू ऑनर जस्टिस वी रामास्वामी, दी देन सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड। इसलिए आज तक भारत में कभी भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज की सक्सेसफुली इंपीचमेंट कह लो या रिमूवल कह लो नहीं हुआ। इंपीचमेंट वर्ड वैसे टेक्निक नहीं कहना चाहिए, रिमूवल वर्ड ही कहना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में कहीं पर भी जजेस के रिमूवल के लिए इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है। और आगे चलते हैं। अब जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में क्या कहा गया है, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे हैं। देयर आर 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स उन्होंने सबके सामने रखे कि किस तरह से फियरलेसली जजेस काम कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे उनको सिक्योर भी किया जाएगा। पहली बात, जैसे इंपीचमेंट मोशन दोनों में आ सकता है, पहले इट कैन बी इनिशिएटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जज का जो रिमूवल का जो मोशन है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी से में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना है तो मिनिमम 100 मेंबर्स पहले उस पर साइन करेंगे, तभी वो रिमूवल मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। और राज्यसभा में जब तक 50 मेंबर्स नहीं साइन करते तब तक वो नहीं इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, और फिर से बोल रहा हूं, राज्यसभा में चेयरमैन को रिमूवल मोशन तब दिया जाएगा जब 50 मेंबर साइन करेंगे, और लोकसभा में स्पीकर को रिमूवल मोशन तब दिया जाएगा जब 100 लोग साइन करेंगे, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। ठीक है जी। और स्पीकर या चेयरमैन एज द केस में भी, राज्यसभा में चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर, वो चाहे तो उसको एडमिट करे और चाहे तो मना कर दे। ठीक है, लेकिन अगर वो एडमिट हो गया, इफ इट इज एडमिटेड, ठीक है, तो जो भी प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, एज द केस में भी स्पीकर और चेयरमैन, वो 3 मेंबर कमिटी बनाएगा। किसके लिए? टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। 3 मेंबर जुडिशियल कमिटी, जिसमें कौन कौन होगा? सबसे पहले तो द चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, खुद सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जज, या फिर अब बेहतर ही होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और तीसरा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये 3 में से, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। और आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अगर कमिटी ये पाती है, कमिटी फाइंड्स कि जज गिल्टी है, ठीक है, तो गिल्टी की दो ही ग्राउंड्स है, पहला तो है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। ठीक है, अगर वो पाते वो गिल्टी है यानी कि ग्राउंड पूरा हो गया, तो वो हाउस उसको कंसिडर करेगा यानी वोटिंग करेगा, फिर कंसिडरेशन होगी इसकी। ओके। और अगर वो मोशन पास हो गया यानी कि दो तरह की मेजॉरिटीज चाहिए, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस मोर देन 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग, तो क्या होगा, आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच ऑफ द हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, फिर उसके बाद वो चला जाएगा एड्रेस कहाँ, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का ऑर्डर हो गया तो वो हट जाएगा। ठीक है। और फाइनली प्रेसिडेंट पासिस एन ऑर्डर ऑफ रिमूविंग। क्लियर। अभी तक इसके बारे में सिर्फ एक कोशिश हुई है, जस्टिस वी रामास्वामी। क्लियर। जस्टिस वी रामास्वामी द फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। हाँ, हाई कोर्ट जजेस जैसे पी दीनाकरण थे और भी जजेस थे, उनकी जरूर रिमूवल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है। और मगर इससे पहले कि सक्सेसफुली उनको रिमूव करते, दे रिजाइन्ड। ओके। और ये जैसे वी रामास्वामी वाला केस क्या है, 1991 1993। और यहाँ पर क्या किया था, जो 3 मेंबर जुडिशियल कमिटी बनी थी, इट फाउंड गिल्टी, उन्होंने पाया कि ये गिल्टी थे, ठीक है, ऑफ मिसबिहेवियर, धांधलेबाजी। ठीक है जी। मगर फिर भी उनको रिमूव नहीं किया जा सका, कुड नॉट बी रिमूव्ड। क्यों नहीं रिमूव किया जा सका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग। कांग्रेस के सरगना उस टाइम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। चलें आगे। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है आपके सामने वो है एक्टिंग जजेस, एडहॉक जजेस एंड रिटायर्ड जजेस। ये क्या होता है, समझिए ध्यान से। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है, पहले वो समझो। कौन अपॉइंट करेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस, पहले तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट। ठीक है, किसको करेगा, किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है 3 सिचुएशंस में। वो 3 सिचुएशंस कौन सी हैं, जब या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी खाली हो गई, वेकेंट हो गई है, ठीक है, या फिर वो टेम्परेरली एब्सेंट है, देश से बाहर है, इलाज कराने के लिए अस्पताल में है या कुछ भी ऐसा है, ठीक है, या फिर किसी और कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। क्लियर। ऐसी किसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट किसी और सुप्रीम कोर्ट जज को क्या बना देगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस। मैंने 3 बताया, जैसे डेथ हो गई या फिर उसने रिजाइन कर दिया एकदम से, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। और फिर उसके बाद अगला आता है एडहॉक जज। 2 अलग अलग टर्म्स है, एक तो एक्टिंग जज, ठीक, एक एडहॉक जज। ठीक है, तो मैं सबको अलग अलग आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है जी। और कब कौन सी पोजीशन क्रिएट की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे, और रिटायर्ड जज को लेके क्या आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम एडहॉक जज। कोरम पूरा करने के लिए, जब लैक ऑफ कोरम हो, ठीक है, परमानेंट जजेस में जब लैक ऑफ कोरम हो यानी बंदे पूरे नहीं हो रहे, कैसे मैं बता रहा हूँ, डीबी बैठती है, डिवीजन बेंच, यानी जिसमें मिनिमम 2 जज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीबी बैठती है, सीबी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। अगर कभी कोई कोरम पूरा करना नहीं, को कोरम पूरा हो रहा, ठीक है, उस जजमेंट को ब्रेक करने के लिए छोटे बेंच यानी कम जजों के बेंच की जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए मोर नंबर ऑफ जजेस का बेंच चाहिए होता है। क्लियर। एंड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ द परमानेंट जजेस, ठीक है, एक सेशन को आगे चलाने के लिए जितने जज चाहिए उतने नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट कर सकता है एक हाई कोर्ट जज को एज एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये किसके लिए होगा, टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा। समझो, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कोई जज है, हाई कोर्ट का, क्लियर, उसको
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 2 दिनों के लिए, किसी भी ऐसे पीरियड के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? कोरम पूरा करने के लिए। आगे, और ऐसा करने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगा? प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू बी देयर। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकता है, ही कैन डू सो, लेकिन ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड प्रेसिडेंट। 2 कंसल्टेशंस करनी होंगी। जिस हाई कोर्ट से वो वाला जज आ रहा है, उस वाले जज का, उस वाली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, चलें आगे। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बना रहे हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो फुलफिल होनी चाहिए उस कैंडिडेट में, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस 3 में से 3 क्या है? 10 साल की एडवोकेसी इन हाई कोर्ट, 5 साल की हाई कोर्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। इज माई पॉइंट क्लियर? आगे, और मैं यहाँ भी बताता हूँ, शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, क्योंकि नहीं तो फिर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफत हो जाएगी ना, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा इसको कि वो एलिजिबल नहीं था सुप्रीम कोर्ट जज बनने का, फिर भी उसको एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया गया। इसलिए ये प्रावधान यहाँ दिया गया है, ये प्रोविजन इसलिए क्रिएट किया गया। और आगे चलते हैं, जिस इंसान को एडहॉक जज बनाया गया है, पहली बात, ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट एडहॉक जज, जिसको इस तरह से अपॉइंट किया गया है, ठीक है, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज सो अपॉइंटेड टू अटेंड द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। यानी कि अब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे? अपनी सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटीज को। एंड व्हाइल सो अटेंडिंग, उसको वो सारे फायदे मिलते हैं जो कि एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज को मिलते हैं। व्हाइल सो अटेंडिंग ही एंजॉयज ऑल द जुरिसडिक्शन, उसकी जुरिसडिक्शन अब हाई कोर्ट जज वाली नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट जज वाली है। पावर्स, प्रिविलेजेस, सब कुछ मिलेगा जो एक सुप्रीम कोर्ट जज को मिलना चाहिए। अब आ जाओ रिटायर्ड जज। किसी भी समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, उसको वो क्या कह सकता है? टेम्परेरी पीरियड के लिए रिटायर्ड जज को काम करने के लिए बोल सकता है, मगर उसमें भी प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी, और साथ में वो उस इंसान का भी कंसेंट जिसको कि अब सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जा रहा है। क्लियर? एंड उस तरह का जो जज है, ठीक है, उसको वही पैसे भी मिलते हैं। सच जज इज एंटर टू सच अलाउंसेस एज द प्रेसिडेंट में डिटरमिन, जो प्रेसिडेंट ठीक समझेगा उसको वो प्रेसिडेंट में डिटरमिन। समझो, रिटायर्ड जज को जब कुछ समय के लिए, ठीक है, एक्टिंग जज बनाते हैं तो उसको वो पैसे मिलेंगे डिटरमिन बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है जी। और उसको भी सारे जुरिसडिक्शन और पावर्स वही मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिलती है, ठीक है, लेकिन he will not be otherwise deemed to be a सुप्रीम कोर्ट जज। क्लियर? और कौन अपॉइंट करेगा इसमें भी? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ऑर्डर नहीं करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। किसको करेगा? रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट या रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट। और अगर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट है तो ऑफ कोर्स ही हैज टू बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और ये किसके लिए होता है? टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। ओके, मगर इसमें क्या चाहिए होता है? प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और आगे चलते हैं, और ना सिर्फ प्रेसिडेंट का कंसेंट, उस इंसान का भी कंसेंट जिसको इस तरह की रिक्वेस्ट की जा रही है। क्लियर? आज के सेशन को हम यहाँ खत्म करेंगे। कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सीट एंड प्रोसीजर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है आपको वो मिलती रहेगी, ठीक है। कल फिर मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए, और कल स्टार्ट करूंगा सीट एंड प्रोसीजर, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कल का सेशन शुरू होगा शाम 6 बजे। बाय बाय, सी यू, टाटा।